हेलो फ्रेंड्स, यू स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे अग्निवीर वायु की वैकेंसी अभी निकली हुई है। इसमें फॉर्म चालू है अभी, इसमें फॉर्म भर सकते हो आप। और ये इंडियन एयरफोर्स ने निकाली है, भारतीय वायुसेना। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस प्रकार क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है और किस प्रकार एग्ज़ाम रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट है जो इसमें योग्य हैं, और किस प्रकार 4 साल में आपको किस प्रकार का पेमेंट प्रोसेस रहेगा, और 4 साल बाद में आपके ये क्या चांसेस रहेगा, इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए मेरे साथ आप पूरा वीडियो देखिए। आपको अगर कुछ चीज़ें दिक्कत आए, समझने में दिक्कत आए, तो आप कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ऐसे लोगों तक जो गवर्नमेंट जॉब में और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, अग्निवीर वायु के रूप में अपनी सेवाएं सर्विसेज देना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके लिए एज लिमिट अंडर 21। जिन कैंडिडेट की, जिन परीक्षार्थियों की या जो भी भाग लेना चाहते हैं, जो भी सैनिक बनना चाहते हैं, उनकी आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको इसमें, किस प्रकार क्या रहेगा प्रोसेस और किस प्रकार पेमेंट रहेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी आपको, और आगे आपका क्या फ्यूचर रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी, टोटली जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए, पूरी जानकारी में सर्च करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलो देखते हैं आप। तो इसका फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं। अगर खुद के पास में फैसिलिटी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इससे भर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी ई मित्र केंद्र पर जा कर के इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कौन स्टूडेंट या कौन इच्छुक जिनकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, पूरी जानकारी दूँगा। तो ये विज्ञापन अभी 17 मार्च को निकला है, 17 मार्च 2023, और यहीं से स्टार्ट है, 17 मार्च से स्टार्ट है ये। और इसकी लास्ट तारीख रहेगी 31 मार्च लास्ट तारीख है इसकी, 2023। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये अग्निपथ स्कीम के तहत ये भर्ती की जा रही है। अग्निवीर वायु सैनिक जो है ये अग्निपथ स्कीम है, इसके तहत भर्ती की जा रही है। 4 साल के लिए की जा रही है। 4 साल में भी आपको अच्छा बेनिफिट, अच्छी सैलरी मिलेगी, और 4 साल बाद में भी आगे आपके चांसेस रहेंगे। 4 साल सर्विस के बाद में भी, और आगे बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद में कई रास्ते आपको मिलेंगे। इसकी वेबसाइट, सबसे पहले मैं इसकी वेबसाइट बता देता हूँ, किस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी ई मित्र सेंटर पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है इसकी अग्निपथ वायु .cdac.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको अप्लाई करना आता है तो। नहीं तो किसी भी ई मित्र सेंटर पे चले जाना, वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन ये थोड़ी हो सकता है कि सभी लोग कर सकते हैं। जो न्यू कमर्स है, जैसे कि सेना में भर्ती होती है तो वो सबसे पहले टीनेज वाले होते हैं, जिनकी आयु लगभग 19, 20, 21 तक होती है। तो न्यू कमर है, उनके लिए है ये वैकेंसी। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको। 17 मार्च से चल रहा है और 31 मार्च तक करना है आपको। इसमें डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक रहेगा, मतलब आपको एज का बता रहा हूँ मैं। इसमें उम्र का क्या रहेगा क्राइटेरिया, कि कौन
स्टूडेंट या कौन तैयारी करने वाले, कौन सेना में भर्ती होने वाले, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनका जन्म 26 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर 2002 का हुआ हो या इसके बाद हुआ हो, और 26 जून 2006 इन दोनों तारीख को या इन दोनों तारीख को बीच में जिसका भी जन्म हुआ है वो इसके लिए योग्य है, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही एक शैक्षिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए कि आपने 12th में क्या है, 12th में क्या परसेंटेज है, कौन से सब्जेक्ट में, वो भी बहुत कुछ उनका भी योगदान रहेगा। तो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये तो हो गए एज का कि आपका जन्म 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006 के बीच में होना चाहिए। तो आगे के लिए यह है कि आप अविवाहित होना चाहिए, अविवाहित। इस आपका ये एज होनी चाहिए, इसमें ये एज ब्लॉक ये होना चाहिए इस एज में, और साथ ही अविवाहित भी होना चाहिए। अगर विवाहित है तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। अब मैं इसकी शैक्षिक योग्यता बता देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें दो प्रकार के स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो साइंस बैकग्राउंड हो, जिसने 11th 12th में साइंस पढ़ी हो, या फिर ITI से हो, एंड डिप्लोमा कर रखा हो 3 इयर्स का, जो पॉलिटेक्निक में गिना जाता है। 3 इयर्स डिप्लोमा होता है, 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, या फिर पॉलिटेक्निक वाला भी हो मान सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी योग्य है। तो साइंस बैकग्राउंड में आपका साइंस बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है आपका, साइंस सब्जेक्ट है, तो आपके मैथ होनी चाहिए, मैथ्स यानी गणित, और साथ ही फिजिक्स होनी चाहिए, और साथ ही इनके साथ एक इंग्लिश तो होता है। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट चलता है, राजस्थान बोर्ड में भी चलता है और दूसरे अन्य स्टेट के बोर्ड में भी चलता है, तो ये इंग्लिश होनी चाहिए। साइंस बैकग्राउंड है, अगर आपके पास मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, तो आप इसको भर पाएंगे। और इन तीनों का एग्रीगेट मिला करके, एवरेज मिला करके, तीनों सब्जेक्ट का नहीं, सॉरी, तीनों सब्जेक्ट का नहीं, आपके जैसे 12th के लिए है ये 10+2, तो 10+2 में आपके ये सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, और इनका मिला करके आपके 50% होना चाहिए। सारे जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनका मिला करके आपके 50% हो, और साथ ही इस इंग्लिश सब्जेक्ट में सेपरेटली आपके 50% हो। अगर इनमें 50% नहीं है चलेगा, इसमें 50% नहीं है, इस सब्जेक्ट में फिजिक्स में चलेगा, लेकिन आपके हिंदी और अन्य जो सब्जेक्ट है उनको मिला करके आपके 10+2 में 50% होना चाहिए। इसके अलावा इस सब्जेक्ट में भी आपके 50% होने चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा हो, 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, 3 इयर्स जो डिप्लोमा हो, 3 साल का डिप्लोमा, वो कौन कौन सी ब्रांचेस में हो सकता है। एक तो मैकेनिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल ब्रांच में ले सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ऑटोमोबाइल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ऑटोमोबाइल भी है।
कंप्यूटर साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। माइक छूट गया है, अभी वापस लगा देता हूँ मैं इसको। तो 3 साल का आपके पास में अगर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है जो पॉलिटेक्निक करवाती है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास में ये योग्यता हो तो अपने आप ही जिस एडवर्टाइजमेंट समझ देखते ही अपने आप समझ जाएंगे कि हम इसके लिए योग्य है कि नहीं है। और उसके अलावा भी जो 2 इयर्स का कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स, जैसे ITI वगैरह होती है, तो इसमें भी फिजिक्स मैथ्स वगैरह चलती है, यानी फिजिक्स और गणित चलती है, तो इसमें भी आप योग्य होते हो। 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स होता है। इसके अलावा 2 इयर्स वोकेशनल, उसमें फिजिक्स मैथ्स चलती है और साथ में आपके ITI कर रखी है, अगर आपके मेट्रिकुलेशन में या 12th क्लास में आपके इंग्लिश होनी चाहिए बस, और इंग्लिश होती है। राजस्थान बोर्ड में तो है ही, मुझे पता है, और का पता नहीं है, लेकिन अधिकतर बोर्ड में इंग्लिश एंड हिंदी वगैरह कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में चलते हैं, तो ये इसके लिए भी योग्य हैं। कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर इंग्लिश में सेपरेट 50% होनी चाहिए, और आपके 12th में अगर इस फिजिक्स मैथ्स के साथ में कर रखा है तो आपके एवरेज 50% होनी चाहिए। 3 इयर्स का डिप्लोमा और ये सब्जेक्ट इन ब्रांचेस से कर रखी है तो आपके 50% होने चाहिए, और आपके इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए इसमें। और 2 इयर्स का कर रखा आपने ITI वगैरह, और उसमें इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होता है कि आपको करना पड़ता है। 10th के बाद में अगर ITI कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको फिर ITI करनी होती है, तो आपको एक 11th-12th की योग्यता तब मिल पाती है जब आप इंग्लिश को भी क्वालिफाई करते हैं, पास कर पाते हैं। तो उसमें आपके 50% होना चाहिए, साथ में इंग्लिश में 50%। ये तो साइंस स्ट्रीम की बात हुई। अब अपन बात करेंगे साइंस वालों की। बात हुई जिनके साइंस होता है वो 12th कर रखी होती है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। 10th के बाद में बहुत सारे डिप्लोमा कर लेते हैं, 3 इयर्स का होता है पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो ये साइंस वाले, ये बात होगी। और एज का ध्यान रखना, मेन एज है। और उसके अलावा आपको एक आर्ट्स, अन्य सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, ये तो हो गया ए। और अब बी ले लेते हैं इसमें कि बी में आपके कोई भी स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE से हो, उसमें आपके कोई सी भी स्ट्रीम हो, यानी कोई सा भी हो, जैसे BCom हो सकती है, आर्ट्स हो सकती है, BCom नहीं सॉरी कॉमर्स हो सकती है, 12th में आर्ट्स हो सकती है। उसमें आपके 50% होनी चाहिए एग्रीगेट, और साथ ही आपके इंग्लिश में भी 50%, एक सब्जेक्ट के रूप में चलता है इंग्लिश, तो इसमें इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए। या फिर ITI कर रखी है तो आपके 10th क्लास में इंग्लिश में 50% होनी चाहिए। ये 12th के लिए है, 10+2 जो साइंस के अलावा और जो सब्जेक्ट है उनके लिए। अब आगे चलते हैं, मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। आपके 50% या 50% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके 49.99% भी है तो आप अयोग्य हो। अब मेडिकल स्टैंडर्ड बता देता हूँ कि मेडिकल में क्या क्या करना क्या होता है आपको इसमें। ये तो हो गई आपको कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में होनी चाहिए,
और आपके पास में ये योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद में मेडिकल के हिसाब से क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, किस प्रकार का वेट होना चाहिए, किस प्रकार आपको चेस्ट फुलाना है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये चीज़ आपके समझ में आई गई है। इस वेबसाइट से जाकर के आप एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन पूरा देख सकते हो। आप गूगल में सर्च कर लेना, इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अग्निपथ वायु.cdsc.in। अब मैं मेडिकल स्टैंडर्ड बता देता हूँ कि मेडिकल में आपको क्या क्या आवश्यक है। मेडिकल स्टैंडर्ड यानी शारीरिक रूप से आपको किस प्रकार मेंटेन करना, स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या किस प्रकार आपका हाइट होनी चाहिए। तो मैं मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ कि मेल कैंडिडेट यानी जो बॉयज़ है, मेल कैंडिडेट यानी पुरुष कैटेगरी में, मेल कैंडिडेट में जिनकी हाइट होनी चाहिए, हाइट यानी ऊंचाई, इनकी ऊंचाई हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए लंबाई। फीमेल के लिए क्या रहेगा, फीमेल के लिए रहेगा, फीमेल यानी महिला वर्ग के लिए, फीमेल यानी महिला वर्ग के लिए क्या रहेगा, हाइट्स का क्या स्टैंडर्ड है कि 152। इसमें 0.5 ज़्यादा है, इसमें 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अन्य फीमेल कैंडिडेट जो उत्तराखंड से हैं या फिर किसी पहाड़ी क्षेत्र से हैं, उत्तराखंड से हैं या पहाड़ी क्षेत्र से हैं, उनके लिए इसमें छूट दी गई है। उनके लिए है जो पहाड़ी क्षेत्र से हैं या फिर उत्तराखंड से है, तो उनके लिए छूट का प्रावधान ये है कि उनके लिए 147 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। और जो लक्षद्वीप से है, ये महिला कैंडिडेट के लिए है बात कि जो लक्षद्वीप से हैं, लक्षद्वीप से उनके लिए 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की छूट मिल चुकी है। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी रीजन में जो भी गर्ल्स रहती हैं उनके लिए है। और पुरुष के लिए तो ये है, इसमें कोई छूट नहीं है, 152.5 सेंटीमीटर। वेट आपकी हाइट के अनुसार ही, हाइट के अनुपात में ही आपका वेट होना चाहिए, यानी वज़न। जितनी आपकी हाइट है, हाइट के स्टैंडर्ड के अनुसार अनुपात में ही आपका वज़न होना चाहिए। चेस्ट है, जो चेस्ट फुलाना पड़ेगा आपको। तो चेस्ट फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, द चेस्ट वो शुड बी वेल प्रोपोर्शनल विद मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। और आपकी सुनने की क्षमता, चेस्ट के लिए भी लिख देता हूँ मैं, सीना, इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा आपको। और सुनने की क्षमता 6 मीटर दूर से अगर आपको धीरे से कोई बोले, 6 मीटर का डिस्टेंस हो और धीरे से बोले, तो बहुत ही धीरे से, बिल्कुल आवाज़ नहीं, थोड़ा सा जो विस्परिंग की आवाज़ होती है
उस आवाज़ में आपको सुनना चाहिए। इस तरह की हियरिंग होनी चाहिए आपकी। आपके डेंटल है जो दांत हैं अच्छे होने चाहिए, गुड सेट होने चाहिए डेंटल का। और 14 डेंटल यानी दांत, 14 दांतों का आपका समूह होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट्स। और इसी प्रकार से आपकी आई साइट होनी चाहिए, विजुअल एक्चुअलिटी। आई साइट में मैं बता रहा हूँ ईच आई 6/12 का ये रेशियो होने चाहिए, 6/12 6/12 ईच आई, यानी प्रत्येक आंख, ईच आई प्रत्येक आंख से 6/12 का होना चाहिए। और करेक्टेबल होना चाहिए अब 6/6। इसमें आप देख लेना एडवर्टाइजमेंट में, और आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वो इसमें जो रेशियो बता रखा उस हिसाब से आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। अगर आप चश्मा भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आई साइट का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए आपका। और इसके अलावा जनरल हेल्थ जो सामान्य अपनी सामान्य स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होती है, वो आप सभी जानते हो कि आप किस लायक हो। अगर आप इसमें भर्ती लायक हो तो आप अपने आप जानते हो कि आपकी हेल्थ किस प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो। इसके अलावा और नॉर्मल बातें हैं, और एक मेन बात है कि आपको नारकोटिक्स ड्रग्स यानी आपको किसी प्रकार के नशे की लत नहीं होनी चाहिए। अगर नशे की लत है तो आप ये चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाओगे एंड ना आप दौड़ कर पाओगे। तो आपको अपने आप को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। और बॉडी टैटू, बॉडी में जो टैटूज़ होते हैं वो टैटूज़ ऐसे भाग में नहीं होने चाहिए कि वो दिखे। अगर अंदरूनी है तो वो चल जाता है। जैसे कोई ट्राइबल एरिया है, जनजातीय वाली जो भाग होता है, उसमें क्या है कि टैटूज़ का चलन होता है। कुछ प्रकार की कुछ संस्कृतियाँ रीति रिवाज होते हैं जो वहाँ पर शुरू से टैटूज़ गुदवा देते हैं। तो वो टैटूज़ ऐसी जगह पर होनी चाहिए अपनी बॉडी में कि वो दिखाई नहीं दे। जैसे कि बाहर या हाथ में हो, या फिर या कहीं चेहरे पर हो, या ऊपर हो यहाँ पर। तो इस प्रकार टैटूज़ नहीं होने चाहिए। यानी अंदरूनी भाग में है तो वो इनके एयरफोर्स विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको योग्य मानते हैं या नहीं। और जो सिख समुदाय से आते हैं उनके लिए भी है कि वो उनके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अगर उसी प्रकार से फ़ोटोज़ वगैरह आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते समय में, और वही उसी प्रकार से लास्ट टाइम तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता उसी प्रोसेस से रहना सिख कैंडिडेट्स के लिए। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में बता देता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि क्या शर्तें हैं। इन शर्तों के बारे में जान लेना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप इसके योग्य हैं या नहीं हैं। जैसे कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में बता देता हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देता हूँ मैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या शर्तें वगैरह, ताकि आपको मालूम रहे कि आपको इसमें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो ये 4 साल के लिए रहेगी। ये भर्ती 4 साल के लिए, आप इसमें 4 साल के लिए भर्ती होंगे। 4 इयर्स के लिए 4 साल के लिए। और इन 4 सालों में आपको यहाँ पर अपनी सर्विसेज सेवाएं देनी हैं। इसके अलावा 4 साल बाद में भी अगर
आपको 4 साल बाद में वो रिलीव करेंगे, वहाँ से हटाएंगे तो आपको हटाने के बाद में भी चांसेस मिलेगा कि वापस आप एयरफोर्स में आना चाहते हैं। उसके लिए एक अलग पोस्ट है एयरमैन की, AIRMAN, एयरमैन की पोस्ट है। इसमें आपको चांसेस मिलेगा क्योंकि ये जो पूरा बैच चलेगा, ये वाला बैच जो चल रहा है, इस बैच से 4 साल बाद में, मतलब जैसे पहले भर्ती होगी, भर्ती होने के बाद में आप 4 साल यहाँ पर सर्विस दोगे। सर्विस देने के बाद आपको रिटायर्ड करेंगे। वो रिटायर्ड करने के बाद में आपको चांस देंगे कि आप वापस एयरफोर्स में आना चाहते हैं, एयरमैन बनना चाहते हैं क्या। तो वो इन्हीं को एयरमैन के रूप में आप इन्हीं को लेंगे वो। और इस पूरे बैच के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी ज्वाइन करेंगे इस बैच के साथ में, उनके 25% को ही एयरमैन बनाएंगे वो, यानी एयरफोर्स 25% को ही एयरमैन के रूप में चुनेंगे। इसके लिए जो भी क्राइटेरिया रहेगा, जो भी भर्ती का जो भी क्राइटेरिया रहेगा, उस क्राइटेरिया के अनुसार ही 25% को लेंगे वो, यानी 25%। इसमें आपको 4 साल तक सेवाएं देनी है। 4 साल के अंतर्गत आपको किस प्रकार फैसिलिटी मिलेगी, जैसे लीव। दूसरी बात आ गई, ये तो हो गई 4 साल की, ये आ गई आपको लीव, यानी छुट्टियाँ कैसे रहेगी। आपको 30 छुट्टी मिलेगी प्रत्येक साल, 30 डेज पर ईयर, 30 डेज पर ईयर, यानी एक साल में आपको 30 दिन की छुट्टी रहेगी। आप 30 दिन की छुट्टी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिक लीव मिलेगी, यानी बीमारी वाली लीव, अगर आप बीमार हो जाते हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उनके स्टैंडर्ड के अनुसार, एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के अनुसार आपको मेडिकली आधार पर मेडिकल लीव मिलेगी। मेडिकल एडवाइस के आधार पर भाई आपको कितनी छुट्टी की ज़रूरत है, कितनी की नहीं है, आपकी तबीयत किस लेवल तक की ख़राब हुई है, किस लेवल अच्छी है, ये सब उसके आधार पर ये सेकंड वाली लीव ये रहेगी। ये तो सभी को मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आपको हेल्थ संबंधित कोई समस्या हो जाती है तो ये सिक लीव भी रहेगी। और फैसिलिटीज़ में आपको यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी। कहीं भी यहाँ पर एयरफोर्स से जुड़े हुए जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। और अन्य जो भी उन अन्य सैनिकों को मिलेगी वैसी सुविधाएं आपको मिलेगी, यानी हेल्थ, इसमें मिलेगी आपको मेडिकल सर्विसेज, यानी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी, यानी मेडिकल की सुविधाएं मिलेगी जो मिलती हैं अन्य सैनिकों को, उसी प्रकार से अन्य वायु सैनिकों को मिलती है जैसी। और पे अलाउंस और ऑल अलाइड बेनिफिट्स, कि आपको वेतन कैसा मिलेगा, अन्य अलाउंस क्या मिलेगा, और अन्य कोई किस प्रकार के फ़ायदे मिलेंगे, वित्तीय फ़ायदे, उनके बारे में है इसमें। तो उनके बारे में पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार टर्मिनल, यानी फर्स्ट साल में आपको प्रथम वर्ष में कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर में कितने मिलेगा, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, फोर्थ ईयर में कितना मिलेगा। आप जब फोर्थ ईयर बाद 4 साल बाद में आपको रिटायर करेंगे तब आपको कितना पेमेंट मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में अभी पूरी इंडेक्स बना करके आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको एक सुविधा हो जाएगी कि आपको किस प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर ज्वाइन करने पर।
तो ये है इनकी कंडीशंस की 4 साल के लिए रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। एंड 4 साल में आपको रिटायर्ड होने के बाद में आपको ईयरमैन बनने का लिए मौका मिलेगा। छुट्टियां ये रहेगी, अन्य जो भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है हॉस्पिटल से मिलेगी। आप बीमार हो जाते हैं तो वो भी अन्य जो सैनिक होते हैं उनकी तरह ही आपको मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पर जो बेनिफिट पेमेंट मिलेगा उसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आप मेन यही होता है कि पेमेंट के लिए आप ज्वाइन करते हो, क्योंकि पेमेंट से ही आप अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो एंड आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। एंड आगे चलो देखते हैं पेमेंट के बारे में, किस प्रकार एक सेवा निधि के रूप में आपको टर्मिनल यानी पेमेंट रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा पहले साल। फर्स्ट ईयर में मैं पूरी इंडेक्स बना देता हूँ, यहाँ पर समझने में आपको सुविधा रहेगी। फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 पेमेंट रहेगा। 30,000 में से कटेगा और कितना मिलेगा, 30,000 पेमेंट हो गया एंड कटेगा 21,000 आपके इन हैंड आएंगे। 21,000 यानी आपके खाते में आएंगे 21,000 और कितना कटेगा, 21,000 मिलेंगे आपको तो कितना कटेगा, 9,000 कटेंगे। प्रत्येक महीने कटेंगे ये कटेंगे इसलिए कि लास्ट में सरकार भी अपनी तरफ से इतना ही रुपये मिला करके, ये प्रति महीने की बात कर रहा हूँ मैं। 30,000 सैलरी रहेगी, 30,000 में से आपको 21,000 रुपये मिलेंगे प्रति महीने और 9,000 कटेंगे और इतना ही गवर्नमेंट आपको 9,000 रुपये और जोड़ेगी आपके। जैसे ही कटेंगे तो इतना ही 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके खाते में जोड़ेगी पैसे, या जैसे वो जमा करेगी तो वो उतना ही वो मिलाएगी। यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का योगदान भी रहेगा 9,000। जैसे ही आपके ये कटेंगे इतना ही उधर से आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। ये आपके पैसे हैं, ये आपकी सैलरी है, ये आपको लास्ट में 4 साल बाद में रिटायर्ड होने के बाद में ये आपको मिलेंगे। तो जैसे ये कटेंगे तो ये मतलब 21,000 मिलेंगे आपको 12 महीने तक। तो 12 महीने का योग हो जाएगा आपको 21 × 12, यह आपको टोटल सैलरी हो जाएगी 12 महीने की 2,52,000 रुपये। ओके, 2,52,000 रुपये मतलब आपके 1 साल के ये सैलरी मिलेगी। और इधर करते करते ये कितने कटेंगे, 12 महीने के कटेंगे ये, तो ये हो जाएंगे जमा आपके 1,08,000 रुपये। इतना ही गवर्नमेंट आपके इसमें मिलाएगी, 12 महीने के 1,08,000 रुपये। फर्स्ट साल की बात हो गई है, आपकी सैलरी मिलेगी ये प्रत्येक महीने, तो फर्स्ट साल में आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। आपके इतने कटेंगे फर्स्ट साल में, फर्स्ट ईयर में, तो इतना ही गवर्नमेंट आपके खाते में ये मिलाएगी। देगी नहीं आपको, ये 4 साल बाद में देगी। और ये भी 12 महीने तक ऐसे ही चलता रहेगा रूटीन। जब आप सेकंड ईयर में आपको जो सैलरी का प्रोसेस रहेगा वो रहेगा, यानी सेकंड ईयर या दूसरे साल में, सेकंड ईयर में कि आपकी सैलरी 30 से बढ़ करके 33,000 हो जाएगी, 33,000 हो जाएगी। ओके, और ये 12 महीने तक यही रहेगी। इसी प्रकार से यहाँ आपको 21,000 मिल रहे थे, तो यहाँ पर मिलने लगेंगे आपको 23,100 रुपये, और ये 12 महीने तक मिलते रहेंगे 23,100, और ये 12 महीने तक मिलते रहेंगे तो कुल हो जाएंगे 2,77,200, 2,77,200 रुपये। पूरे साल का ये इनकम होगी, यहाँ से आपको इतना मिलेगा। और इधर भी कितने कटेंगे आपके प्रत्येक महीने, 9,900, और ये 12 महीने तक कटेंगे। 12 महीने तक कटने के बाद में यहाँ इधर योगदान हो जाएगा 1,18,800, 1,18,800।
और इधर भी आपको 9,900 सरकार देगी 12 महीने तक, और इधर भी हो जाएगा आपके 1,18,800। ये होने के बाद ये हो गया सेकेंड ईयर का। अब थर्ड ईयर की चलते हैं, थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में आपका पेमेंट रहेगा 36,500, और 12 महीने तक यही मिलता रहेगा 36,500। लेकिन आपके इन हैंड कितना आएगा, आपके खाते में कितना आएगा, आपको कितना मिलेगा, 25,550 रुपये। 12 महीने तक ये चलता रहेगा 25,550, और ये मिलेगा आपको, टोटल साल का हो जाएगा 3,06,600, 3,06,600 रुपये। और इधर कितना कटेगा, इधर कटेगा 10,950। 12 महीने तक ये कटेगा 10,950, और कटते करते ये कितना, इधर कितना योगदान हो जाएगा, 1,31,400, 1,31,400 रुपये। और गवर्नमेंट भी इतना ही मिलेगी, जैसे ये होगा आपका 10,950 मिलाएगी प्रत्येक महीने, 12 महीने तक मिलाएगी, और 12 महीने तक मिलाने पर आपके हो जाएगा 1,31,400। जब फोर्थ ईयर में आप चलोगे, चौथे साल में, फोर्थ ईयर में चौथे साल में, तो आपका पेमेंट हो जाएगा 40,000, और 12 महीने तक ये मिलता रहेगा। उसके बाद में 28,000 रुपये आपको मिलेंगे, 28,000 प्रत्येक महीने मिलेंगे आपको, और ये 12 महीने तक मिलेंगे। तो इधर ये आपकी कुल वार्षिक इनकम कितनी होगी सरकार की तरफ से, आपको कितने मिलेंगे, 3,36,000 रुपये। ओके, और इधर 12,000 कटेंगे, करते करते 12 महीने तक आपके कितना कट जाएगा, 1,44,000 रुपये, 1,44,000 रुपये। और इधर ही सरकार भी इतना ही मिलाएगी, आपके पैसे में इतना ही जोड़ेगी, इंटू 12, और 1,44,000 रुपये। तो टोटल फंड आपको, आपकी सैलरी कितनी मिल जाएगी इन चारों सालों में, आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी इन चारों सालों में, जोड़ते जोड़ते टोटल 11,71,800 रुपये, 11,71,800 रुपये। इधर तो सैलरी हो गई आपकी। इधर कितने कटेंगे 4 साल में, वो कटेंगे 5,02,200, 5,02,200 रुपये कटेंगे। इतना ही गवर्नमेंट आपको देगी, 5,02,200 रुपये, 5,02,200 रुपये ये गवर्नमेंट आपको देगी। ये तो आपको मिलते रहेंगे 4 साल में, आपको इतना मिल जाएगा सैलरी के हिसाब से प्रति महीने, और इतना प्रति महीने आपके करते करते ये हो जाएगा, और इतना ही प्रति महीने सरकार मिलाते मिलाते इतना हो जाएगा। जैसे आप रिटायर्ड करेंगे 4 साल बाद में आपको, तो इन दोनों का जो जुड़ेगा अमाउंट, जो राशि जुड़ेगी वो जुड़ेगी 10,04,400 रुपये। ये जुड़ जाएगी 10,04,400 रुपये, 10,04,400 रुपये हो जाएगी। 10,04,400 रुपये हो जाएगी ये अमाउंट, और ये रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलेगा 10,04,400 रुपये। ये तो आपको मिल जाएंगे टोटली। इन दोनों को मिला करके बात की जाए तो 10 और 11 21 पौने 21 लाख हो जाएंगे आपके। साथ ही और भी फैसिलिटीज़ मिलेगी इसमें। क्या फैसिलिटीज़ रहेगी वो, कि आपको
जो भी लीव ट्रेवल है कंसेशन, यानी ट्रेवल का जो कंसेशन मिलेगा, यानी आप यात्रा करोगे आने जाने की कहीं पर भी आप, तो उसमें आपको ट्रेवल में कंसेशन मिलेगा, राशन वगैरह मिलेगा, एयरफोर्स में ड्रेस वगैरह मिलेगी, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेंगे और सभी अलाउंस मिलेंगे आपको खाने के लिए, राशन के लिए, कपड़ों के लिए और निवास के लिए। जो भी सुविधाएं मिलती है सैनिकों को, वो सुविधाएं उसी प्रकार मिलती रहेगी। ये सैलरी केवल आपको अकाउंट में मिलेगी, आपके इन हैंड आएगी ये। और ये कितना रहेगी, ये 70% है आपकी, इसकी 70% रहेगी ये। और इधर ये 30% कटेगा 30%, और 30% इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का योगदान रहेगा। और इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, इसमें कि लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा, आपका जीवन बीमा भी रहेगा। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं हो कि अगर आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है या इसमें सर्विस करते करते अगर डेथ वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए इस टाइम पीरियड में अगर कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख मिलेंगे आपकी फैमिली को इस ड्यूरेशन में। 48 लाख, 48 लाख यानी 48 लाख कंपनसेशन मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट इंडियन एयरफोर्स का जो भी रेगुलेशन है उसके अनुसार 48 लाख बता रखे हैं, 48 लाख। और इसके अलावा जैसे ये सर्विस होगी तो इसके साथ साथ आपको इसमें अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। इस स्किल सर्टिफिकेट के आधार पर आपको कहीं पर भी ज्वाइन करने में 4 साल बाद छोड़ करके आते हैं, और अगर आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको फैसिलिटी मिलेगी सर्टिफिकेट के आधार पर। लेकिन आपको एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। एक सर्विसमैन का दर्जा 4 साल की सर्विस में नहीं मिलेगा आपको। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें एग्ज़ामिनेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, सीक्वेंस ऑफ एग्ज़ामिनेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने फैसिलिटी बता दी है आपको कि प्रथम वर्ष आपको 30,000 रहेगी, 30,000 में से 21,000 आपको मिलेंगे 12 महीने तक, और 9,000 कटेंगे 12 महीने तक, और इतना ही गवर्नमेंट 9,000 रुपये आपके इसमें मिलाएगी। फिर दूसरे साल में 33,000 मिलेंगे, 33,000 में से 23,000 आपके खाते में आएंगे, और 9,900 रुपये गवर्नमेंट रखेगी, और उतना ही फिर वो मिलाएगी 9,900। तीसरे साल में रहेगा 36,500, और आपके खाते में आएंगे 25,550, 10,950 काटेगी गवर्नमेंट, काट करके इतना ही और मिलाएगी। फिर चौथे साल में ये रहेगा 40,000 हो जाएगी आपकी सैलरी, एंड 28,000 आपको मिलेंगे 12 महीने तक, और 12,000 रुपये कटेंगे प्रति महीने 12 महीने तक, और इतना ही गवर्नमेंट आपको मिलाती रहेगी। तो ये तो आपके कटेंगे 5,02,200, और इतना ही 5,02,200 आपको मिलाएगी 4 साल बाद में। जैसे आपका रिटायरमेंट होगा तो गवर्नमेंट आपको ये पेमेंट, आपका पैसा है जो आपको लौटा देगी। और इसके बाद में मैंने बताया था कि आप इस पूरे बैच से इस प्रकार हर साल बैच निकलेंगे, हर 6 महीने में निकल सकते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, तो हर साल निकलेंगे। तो इन के बाद में जो भी रिटायर्ड होंगे इस बैच से, उनको उनमें से 25% को वो वापस एयरमैन के पद पर वापस ज्वाइन करवाएंगे, अगर जो ज्वाइन करना चाहता है। तो एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया सैलरी प्रोसेस। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ध्यान रखना। इस वेबसाइट से आप खुद भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन स्कीम बता देता हूँ मैं, एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। ये
मैंने पूरी प्रक्रिया बताया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, थोड़ा शॉर्ट में लेना पड़ेगा अपने को ये। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का सॉल्यूशन किया जाएगा। चलो एग्जामिनेशन स्कीम बता देता हूँ मैं आपको इसमें कि, तो मैंने बताया था ना पहले कि एक तो साइंस स्ट्रीम से लेंगे और एक विदाउट साइंस स्ट्रीम से। लेकिन आपके साइंस स्ट्रीम में भी हो तो इंग्लिश आपके एवरेज जिस 12th क्लास में है तो 12th क्लास में आपको 50% होनी चाहिए, चाहे फिजिक्स हो मैथ्स हो 50% होनी चाहिए एवरेज। लेकिन एक सब्जेक्ट इंग्लिश में भी आपके 50% होना ज़रूरी है, और विदाउट साइंस स्ट्रीम है तो भी आपके 50% होने चाहिए 12th में, और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए सेपरेट। तो एग्ज़ाम स्कीम क्या रहेगी, एग्ज़ामिनेशन साइंस वालों के लिए अलग पेपर आएगा, और विदाउट साइंस जो भी है उनके लिए अलग पेपर आएगा। पहले मैं साइंस वालों की बात बता देता हूँ कि साइंस वालों का क्या रहेगा, साइंस सब्जेक्ट वालों का। इसमें 60 मिनट्स का पेपर होगा, 60 मिनट का, 60 मिनट का पेपर होगा। इस 60 मिनट में आपके इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स का, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, और 60 मिनट का पेपर होगा और वो हल करना है आपको। और वो 10+2 CBSE सिलेबस लेवल का होगा। 10+2 स्टैंडर्ड रहेगा CBSE वाला, यानी आजकल तो सभी स्टेट में CBSE पैटर्न चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और जो साइंस में पढ़ते हैं वो तो जानते हैं कि फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं। 10+2 वाला रहेगा जो नॉर्मली अपन 12th में पढ़ते हैं वो। और इसके अलावा जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी साइंस के अलावा जो भी अन्य फैकल्टीज से है, जैसे आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, उनके लिए किस प्रकार से रहेगा। अदर देन साइंस यानी अन्य जो साइंस के अलावा जो अन्य वाले हैं उनके लिए क्या रहेगा, 45 मिनट का होगा, 45 मिनट्स का पेपर होगा। इस 45 मिनट्स में आपके 10+2 लेवल की तो इंग्लिश होगी, इंग्लिश ये रहेगी आपकी 10+2 लेवल वाली, यानी 12वीं तक के लेवल की। और एक रीजनिंग होगी, ये इनके लिए बता रहा हूँ, अदर्स वालों के लिए रीजनिंग। इसमें रीजनिंग नहीं आएगी, साइंस वालों के लिए रीजनिंग नहीं आएगी, इसमें रीजनिंग होगी। रीजनिंग यानी वो जो तार्किक परीक्षा होती है, मेंटल एबिलिटी टाइप वो होती है, और जनरल अवेयरनेस और जीके आएगा। रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य ज्ञान का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, या जनरल अवेयरनेस की जो सामान्य जागरूकता वाली जो बातें होती है वो हो सकता है। और ये 45 मिनट्स का होगा। अदर देन है ये साइंस वालों के लिए साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स मैथ्स के। और इंग्लिश होगा जो 12th लेवल के का होगा, इसमें भी 12th लेवल के क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में भी। और रीजनिंग में वो रीजनिंग आएगी, यानी मेंटल एबिलिटी की जो क्वेश्चंस हैं, और वो जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता वाले यानी जीके के क्वेश्चंस। इसके अलावा सी वाला है, इसमें साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, क्योंकि साइंस वालों को एक और चांसेस ताकि वो दोनों इस वाले को भी दे सकते हैं। साइंस वाले हैं जो इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं, और इस वाले को तो देंगे सही, इस वाले को भी दे सकते हैं। तो एक इसका तीसरा एग्ज़ाम पैटर्न बनाया इन दोनों को कंबाइंड करके,
वो है साइंस सब्जेक्ट, इन दोनों को मिला करके अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी अदर। तो ये तीसरा पैटर्न है। इस तीसरा पैटर्न के लिए योग्य वो साइंस वाले ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब फॉर्म भरवाएंगे तो इसमें भी ये साइंस वाले जो ये जो वैकेंसीज है इसमें भी भाग ले सकते हैं, इसमें भी भाग ले सकते हैं। और ये जो होगी ये इनकी होगी जो इन दोनों को कंबाइंड टाइप की है ये। इसमें 85 मिनट का टाइम रहेगा, 85 का 85 मिनट का टाइम रहेगा। और इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स के क्वेश्चंस तो आएंगे सही, इंग्लिश के आएंगे, फिजिक्स के आएंगे, मैथ्स के आएंगे, साथ ही रीजनिंग ये वाला पोर्शन, रीजनिंग और जीके वाला, एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सम्मिलित करके ही ये होगा। और ये 85 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। तो ये एग्ज़ाम का जो फर्स्ट फेज है, यानी फर्स्ट फेज़ वाला एग्ज़ाम रहेगा ये। इस फर्स्ट फेज़ में यानी प्रथम स्तर का, पहली स्टेज का, फर्स्ट स्टेज प्रथम चरण का, इसको क्वालिफाई करने के बाद में ही ऐसा कैसा एक सेकंड चरण होगा। फर्स्ट फेज़ क्वालिफाई कर लिया आपने, यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं, कौन कौन अप लेवल पे है, उनको लेकर के आप इंडियन एयर फोर्स सेकंड लेवल का एग्ज़ाम करवाएगी। फेज़ सेकंड का, फेज़ सेकंड का जैसे एग्ज़ाम होगा, हाँ, उसके बाद में फेज़ सेकंड का एग्ज़ाम होगा। और मैंने इसमें बताना भूल गया था कि किस प्रकार के क्या मार्क्स रहेगा इसमें। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन अगर का एक मार्क्स, मतलब 1 नंबर रहेगा, प्रति प्रश्न 1 नंबर। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको, और नहीं नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4, यानी 1 मार्क्स रहेगा प्रति क्वेश्चन रहेगा, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने नेगेटिव मार्किंग करेंगे आप तो 1/4, यानी 4 सवाल अगर गलत निकल गए तो आपका 1 नंबर कटेगा। ये 1/4 नेगेटिव रहेगी, नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन। इसके बाद में फर्स्ट को क्रॉस करने के बाद सेकंड फेज़ में पहुंच जाओगे। सेकंड फेज़ बाद में आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिज़िकल फिटनेस भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार करना है आपको, किस प्रकार रहेगा फिज़िकल फिटनेस का। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस रहेगा। साइंस सब्जेक्ट वालों की 60 मिनट का पेपर होगा, जिसमें 12th लेवल का सिलेबस रहेगा। इसमें इंग्लिश आएगी, फिजिक्स आएगी, मैथ्स आएगी। और जो साइंस के अलावा अन्य वाले जो बैकग्राउंड वाले हैं 12th लेवल के, उनके लिए ये स्टैंडर्ड रहेगा। इंग्लिश में 10+2 यानी 12वीं लेवल की इंग्लिश आएगी, रीजनिंग वगैरह नॉर्मल, और ये जनरल अवेयरनेस की बातें होगी। तीसरा भी यही रहेगा, इन दोनों का जो कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन वाला ये होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब मैं फिजिकल फिटनेस के बारे में बता देता हूँ आपको कि फ़िज़िकल फिटनेस में आपको क्या करना है। जैसे ये एग्ज़ाम पास करोगे आप, सेकंड लेवल पे पहुँच जाओगे, सेकंड करते ही आपको फिजिकल फिटनेस के लिए योग्य हो जाओगे। फिजिकल फिटनेस में रहेगा
पहले मैं मेल कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ। जो भी पुरुष वर्ग है उनके लिए क्या रहेगा, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में रहेगा आपके 10 पुशअप्स रहेंगे 10, है ना। और इसे कितने, 1 मिनट में, 1 मिनट में करना है आपको। हाँ सॉरी, मैं ये फिजिकल फिटनेस की बात बता रहा हूँ। इससे पहले मैं दौड़ की बात बता देता हूँ कि दौड़ कितनी रहेगी आपकी, रेस। क्योंकि रेस के बाद में ये सारी पुशअप वगैरह होगा। तो रेस किस प्रकार करनी है आपको, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप लेवल फर्स्ट क्रॉस कर लोगे, फेज़ फर्स्ट क्रॉस कर लोगे, फेज़ सेकंड क्रॉस कर लोगे, उसके बाद में आपकी रेस होगी। रेस में आपका क्या रहेगा, 1.6 किलो रेस यानी दौड़, 1.6 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर और 100 मीटर, 1.5 किलोमीटर और 100 मीटर यानी 2 किलोमीटर में 400 मीटर कम। ये करनी है आपको 7 मिनट में। ये मेल के लिए बता रहा हूँ, ये मेल के लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा 1.6 किलोमीटर यानी लगभग 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर से आगे, थोड़ा सा ज़्यादा है 1.5 किलोमीटर से। ये करनी है आपको 7 मिनट में। और गर्ल्स यानी फीमेल के लिए ये रहेगा, ये 1.5 किलोमीटर रहेगा 1.6, और ये करनी है आपको 8 मिनट में, यानी 1 मिनट ज़्यादा मिल रहा है। इसके बाद में मेल कैंडिडेट के लिए होगा पुशअप। तो इसमें ये जैसे दौड़ पूरी करोगे, इस दौड़ने के 10 या 15 मिनट बाद में ही आपका पुशअप होगा। तो 10 पुशअप रहेगा, ये आपको करना है 1 मिनट में। ओके, 10 पुशअप करना है 1 मिनट में। और इसके 2 मिनट बाद ही 10 पुशअप कर लिए, इसके 2 मिनट बाद ही आपको करवाएंगे ये 10 सिटअप। 10 सिटअप्स करना 2 मिनट बाद में ही, 2 मिनट का गैप रहेगा। और ये करते हैं आपको तीसरे नंबर पे क्या करवाएंगे, 20 स्क्वाट्स, SQUATS स्क्वाट्स करवाएंगे। ये यहाँ ये करते हैं आपको 2 मिनट में ये करना है, ये करते ही आपको 2 मिनट में ये करना है। 10 पुशअप, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स, ताकि आप पहले से प्रिपेयर होकर के तैयारी कर सके कि हाँ रेस करनी है, रेस करने के बाद में पुशअप करना है, पुशअप के बाद में सिटअप करना है, सिटअप के बाद में स्क्वाट्स करना है। ये मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ मैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, जो फीमेल परीक्षार्थी हैं, जो भी ज्वाइन करेंगे, उनके लिए क्या रहेगा, 10 सिटअप होगा, 10 सिटअप्स। यानी आपको पुशअप नहीं करवाएंगे, सिटअप ही करवाएंगे। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। ये जो सिटअप रहेगी, ये 10 सिटअप आपको करवाएंगे। ये 1 मिनट में करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए 30 सेकंड और बढ़ जाएगा, 1 मिनट और 30 सेकंड ये टाइम मिल जाएगा। 30 सेकंड ज़्यादा मिल रहे हैं। इधर 15 स्क्वाट्स की जगह आपको करवाएंगे 20 स्क्वाट्स की जगह 15 स्क्वाट्स करवाएंगे। यहाँ 15 स्क्वाट्स। और इसके 2 मिनट बाद में करवाएंगे, और इसमें अभी आपको 1 मिनट ही मिलेगा। इसमें आपको 1 मिनट ही मिलेगा। ये तो हो गया फिजिकल फिटनेस वाला कि पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, और इनसे पहले रेस 1.6 किलोमीटर। मेल के लिए 7 मिनट में करवाएंगे, फीमेल के लिए 8 मिनट में करवाएंगे। फिर इसके बाद में एक ये क्रॉस, यहाँ पर ये पास कर गए, आप क्रॉस कर गए तो आप लगभग मानो कि आप लग गए हैं, आप ज्वाइन हो गए हैं, आप
अग्निवीर वायु सैनिक बन गए हैं। उसके बाद में अडेबिलिटी टेस्ट होगा। ये नॉर्मल होता है, इसमें 2 टाइप का होगा कि आप जिस जोग्राफिक और वेदर संबंधित ऑपरेशन संबंधित जो आप सिखाएंगे वो नॉर्मल टाइप का होगा। और अडेबिलिटी टेस्ट सेकंड होगा, वो भी नॉर्मल टाइप का होगा। फेज थर्ड, ये पेज सेकंड में निकल जाएगा। फेज फर्स्ट में तो एग्ज़ाम हो गए दोनों, फिर पेज सेकंड में ये हो गया, और फिर फेज थर्ड में आएगा आपका मेडिकल। मेडिकल में मैं बता देता हूँ आपको, उसमें मेडिकल में भी रह जाते हैं, कहीं कहीं फिटनेस नहीं होती है तो। उसमें ब्लड हीमोग्राम हो गया, यूरिन REME हो गया है, बायोकेमिस्ट्री हो गया है, एक्सरे चेस्ट वगैरह का एक्स्ट्रा वगैरह ये हो गया, ECG वगैरह हो गया है, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह इस तरह का होगा फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए। और जो भी वो समझे मेडिकल ऑफिसर्स एयरफोर्स के जिस प्रकार के रूल्स हैं उनके अनुसार वो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन लेंगे। अगर आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं होते हैं इनके मेडिकल एग्ज़ाम से तो आप दूसरी जगह अपील करके भी, जो भी सरकार से जुड़े हुए हैं वहाँ मिलिट्री, वहाँ अपील करके भी दोबारा से आप मेडिकल करवा सकते हैं। इस प्रकार ये सारा प्रोसेस के बारे में आपको सारी जानकारी आपको ईमेल के थ्रू मिलेगी या फिर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू मिलेगी। इसलिए आपके मोबाइल नंबर वगैरह और ईमेल्स वगैरह चालू रखने हैं। तो कैसे, अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में बता देता हूँ। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सुन लेना। कि एक तो 10th की मार्कशीट चाहिए, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, और अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है इसके अलावा तो इंजीनियरिंग की जो भी आपकी मार्कशीट है, जो भी डिप्लोमा है वो डिप्लोमा चाहिए, ITI कर रखी है तो वो डिप्लोमा चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, और वो कलर फ़ोटो चाहिए। कलर में फ़ोटो आपका नया होना चाहिए, बिल्कुल नया। और फ़ोटो भी ऐसे खिंचवाना है आपको कि फ़ोटो आपको स्लेट लगा करके उसमें फ़ोटो की दिनांक लिख करके, आपका नाम और दिनांक लिख करके आपके यहाँ आगे रखना है, ऐसे नेम आपका, फिर उसके नीचे फ़ोटो की दिनांक लिखनी है, वो लिख करके फ़ोटो खिंचवाना है। और उसी फ़ोटो को आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, आप अप्लाई करोगे ये वायु अग्निवीर वायु के लिए, तो वो फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा, वही काम में आएगा। और वही फ़ोटो लास्ट टाइम तक वही फ़ोटो रहेंगे। और आधार चाहिए आपको, आधार नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है। अब फ़ीस कितनी लगेगी, फ़ीस के बारे में इसमें है कि 250 रुपये आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय फॉर्म भरेंगे तब आपको 250 रुपये, 250 रुपये कटेंगे आपको, 250 रुपये जमा कराने पड़ेंगे ऑनलाइन ही। और ईमेल आईडी, और मेन जो मुख्य बात है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको हमेशा चालू रखने हैं ये, ताकि जो भी आपको सूचना मिले एग्ज़ाम रिलेटेड, फिजिकल का एग्ज़ाम उससे रिलेटेड, तो सारी जानकारी आपके मेल में और मोबाइल में आपको मैसेज के द्वारा मिलेगी। कुछ कैंडिडेट है जिनको छूट दी गई है आधार से, वो है JNK जम्मू कश्मीर से, आसाम से, मेघालय से, इनको आधार से छूट दी गई है। आधार नहीं हो तो चलेगा। इसके अलावा ये अदर ID प्रूफ ला सकते हैं, लेकिन ID प्रूफ लाना ज़रूरी है। अब नॉर्मल बातें और बता देता हूँ इसमें लास्ट में, कि आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको
कोई सी से 7 चॉइस करनी है कि आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखने हैं। उस एग्ज़ाम सेंटर के जैसा इंडियन एयरफोर्स से आएगा वहीं आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, लेकिन साइज 7 प्रकार की 7 प्लेसेस के आपको चूज करने का मौका देंगे। और तो नॉर्मल बातें हैं जो और जो इसमें ये है कि 18 साल से जो कम उम्र वाले हैं उनको अपनी माता पिता की सहमति लेनी पड़ेगी। सहमति के आधार पर ही फॉर्म भरा जाएगा। और 18 से जो ज़्यादा एज के उम्र के हैं उनको सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट में जब भी फिजिकल वगैरह होंगे या मेडिकल जो भी टेस्ट होंगे फिजिकल करवाएंगे, जैसे दौड़ वगैरह पुशअप वगैरह, तो इनके लिए वो सहमति देनी होती है अपनी कि भाई मेरी इच्छा से ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई भी नुकसान होता है, डैमेज होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी। इस प्रकार ये फोर्सेस में ये देना होता है, क्योंकि कई बार दुर्घटनाएं होने के चांसेस रहते हैं, इस कारण से ये सहमति ली जाती है। और इसका जो प्रोसेस चलेगा ये एग्ज़ाम इसका होगा 20 मई 20 मई। मैंने ये बताया नहीं था आपको कि एग्ज़ाम कब होगा। इसका फॉर्म भरने की तारीख तो मैंने बता दी थी 17 मार्च से 2023 से 31 मार्च 2023 तक होगा, लेकिन मैंने एग्ज़ाम का नहीं बताया था। तो एग्ज़ाम डेट इसकी ये रहेगी 20 एग्ज़ाम डेट रहेगी इसकी 20 मई 20 मई। कोई एग्ज़ाम होगा ये 20 मई 2023 को, है ना। एग्ज़ाम डेट है ये। और इसमें जो प्रोसेस चलेगा ये लास्ट तक 20 नवंबर 2020 यानी 20 नवंबर तक 2023 तक इसमें आपको जो भी सिलेक्शन लेना है वो सिलेक्शन कर लेंगे इसमें। और एक अस्थायी सूची जारी कर देंगे, ये अस्थायी सूची जारी कर देंगे। और स्थायी सूची कब जारी करेंगे? ये स्थायी सूची जारी कर देंगे ये। इसके बाद में फाइनली एनरोल जो शामिल होंगे वो उनकी 1 दिसंबर को 1 दिसंबर 2023 को फाइनली आपको कि जिसका सिलेक्शन होना है वो फाइनली। और ये सारी जानकारी आपको ईमेल्स के थ्रू मिलेगी, आपकी ईमेल आईडी पर, एंड मोबाइल के थ्रू मिलेगी, मोबाइल के थ्रू। इसके अलावा और भी कोई भी आपको जानकारी चाहिए इस रिक्रूटमेंट से संबंधित तो आप मैसेज के उसमें कमेंट कर दीजिएगा। और मैं आपको कुछ नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर। मेरे नंबर नहीं है, ये ऑफिशियली नंबर है, तो आप यहाँ से फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, ईमेल भेज करके भी यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं ये लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको सुविधा रहेगी। आपको अगर कोई समझने में कोई दिक्कत हो, कोई भी फॉर्म अप्लाई करते वक्त, वैसे फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह जो चाहिए क्वालिफ़िकेशन के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार। तो मैं ईमेल आईडी वगैरह ये भी लिख देता हूँ ताकि आप जानकारी प्राप्त कर सकें, कोई भी मेल वगैरह भेज करके। यहाँ मैं लिख देता हूँ ईमेल, ये जानकारी है, ऑफिशियली ईमेल है, यानी एयरफोर्स के ईमेल है, एयरफोर्स विभाग के CAF@CDAC.in। इस ईमेल पर आप अपना कोई भी आपका क्वेश्चंस हो यहाँ पर भेज करके, आपकी कोई भी क्वेरी हो
कोई भी जिज्ञासा हो आपकी, यहाँ पूछ सकते हो आप। मोबाइल नंबर भी लिख रहा हूँ मैं। मोबाइल नंबर रहेगा, ये मोबाइल नंबर नहीं है, इनके टेलीफ़ोन नंबर है। ये टेलीफ़ोन नंबर ये रहेगा 011 25 69 42 09, और ये कोड यही रहेगा 011 और 25 699 606 606। यहाँ पर आप फ़ोन करके जानकारी कर सकते हो, ऑनलाइन क्वेरी हो कोई किसी भी प्रकार की आपकी। और इसके अलावा एक और नंबर है, फॉर्म फिलअप करने से संबंधित। फॉर्म फिलअप करने के संबंधित ये अलग से नंबर दे रखे हैं। फॉर्म जो भरेंगे आप, उसमें उससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 020 25 2550 3105 255 03106। यहाँ से भी आप फॉर्म फिलिंग के समय कोई भी समस्या हो तो ये जानकारी कर सकते हो यहाँ से फ़ोन करके। और वेबसाइट है ये, इस वेबसाइट के थ्रू ही ये फॉर्म भरा जाएगा। लगभग इसमें मैंने 75% तक की तो मैंने सारी लगभग डिटेल दे चुका हूँ, मैं इसके बारे में जानकारी बता चुका हूँ। 25% है जो थोड़ी नगण्य है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं दी है, जिनका इतना रोल नहीं रहेगा। जो मेन बातें थी वो जाननी ज़रूरी थी, उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी। एज के बारे में बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए वो बता दिया, किस प्रकार आपका पेमेंट प्रोसेस रहेगा वो बता दिया, एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस रहेगा बता दिया मैंने, और फिजिकल किस प्रकार का होगा आपका, और किस प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा। फ़ोन नंबर हो गए। इसके अलावा भी कोई भी रह गया हो तो इस संबंध में अग्निवीर वायु के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को ऐसे जो लोग पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, और जिनकी ये एज है, इसके बीच में 17 मार्च नहीं सॉरी ये तो फॉर्म भरने की तारीख है, जिनकी एज मैंने बताई थी कि 26 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर, जिनकी एज यानी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जिनकी एज 26 दिसंबर 2002 से लगा करके 26 दिसंबर 2002 को जन्म हुआ या इसके बाद हुआ हो, और 26 जून 2006 के बीच में हुआ हो, उनके लिए रहेगी। क्वालिफ़िकेशन मैंने बताई दी है। तो आप ऐसे स्टूडेंट को जो इस तरह की तैयारी में जाना चाह रहे हैं, या ब्रिलियंट है, थोड़ा सेना में जाने का क्रेज़ है, यहाँ सर्विस करना चाहते हैं, यहाँ से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, यहाँ का डिसिप्लिन देखना चाहते हैं, और आगे भी इसी में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इंडियन एयर फोर्स में। और एक बार ज्वाइन करने के बाद में आपके लिए, मैं तो ये जानता हूँ कि आपके आगे के रास्ते निर्मित होते जाते हैं, इसलिए ऐसे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचाना, वीडियो वायरल करना है, शेयर करना है, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। बहुत सारों की क्या जानकारी नहीं होती, जानकारी के जवाब में छूट जाते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, इस उम्र में पढ़ रहे होते हैं, और सारी चीज़ से प्रिपेयर भी होते हैं, और उनका
किसी का सपना भी होता है, तो ऐसे लोगों तक, ऐसे स्टूडेंट्स तक, ऐसे एस्पायरेंट तक या ऐसे परीक्षार्थियों तक वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक्स। और कोई मिस्टेक्स या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर देना, ताकि उसका वापस संशोधन करके उसके बारे में बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।